अस्सलामुअलैकुम, आप सबको रमज़ान मुबारक। आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं और आज जिन स्टोरीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे IMF के दौरा पाकिस्तान से मुतालिक। एक तरफ ये दौरा हो रहा है तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई जिसने आवाम को परेशान कर रखा है। रमज़ान के आते ही महंगाई काबू से बाहर हो गई है। सवाल ये होगा कि क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा। आज की दूसरी स्टोरी में हम बात कर लेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तयशुदा मुलाकात की जो हो गई है। आखिर इसकी वजह क्या है और इनके आपस के जो इख्तिलाफात हैं क्या ये कम होते नजर आ रहे हैं। पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। और आज की तीसरी स्टोरी में जिक्र होगा गजा का, जहाँ पे इनके खिलाफ इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं वो इसराइली सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं। सबसे पहले आज की पहली स्टोरी पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान को $7 अरब पैकेज में से $1 अरब की अगली किस्त की अदायगी के हवाले से इक्तिसादी जायजे के लिए IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है। सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में वफ्द ने IMF हुकाम से मुलाकात भी की है। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। ये बताया जा रहा है कि जो पहला मरहला होगा उसमें तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। ये मुज़ाकरात कितने सूदमंद रहेंगे और ये दौरा किस हद तक फ़ायदेमंद रहेगा पाकिस्तान के लिए, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुँच चुका है और 2 हफ्ते तक ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये दौरा और ये मुज़ाकरात कितने सूदमंद रहेंगे पाकिस्तान के लिए? देखें, मुज़ाकरात में जो शराइत इससे पहले IMF ने दी थी उसमें सबसे बड़ी तो ये थी कि जो टैक्स वसूली का हदफ था उसमें तो हम नाकाम रहे हैं। 6000 अरब का जो हदफ था वो FBR जो है वो टोटली नाकाम रहा है। एक तरफ हम टैक्स नहीं वसूल कर सके और दूसरी तरफ हम अपने गैर तरक्याती जो अखराजात हैं उसमें मुसलसल इजाफ़ा कर रहे हैं। जिस तरह के अभी हमने देखा कि वफाकी काबीना का साइज़ मज़ीद बड़ा कर दिया गया। ये गैर तरक्याती अखराजात की मद में आता है। तो हुकूमत ना तो वो जो इदारे हैं जो ब्लीडिंग करते हैं, जो अरबों खरबों रुपए जिसके ऊपर जो है वो ज़ाया हो रहे हैं हमारे, ना उनके ऊपर उनके हवाले से कोई पॉलिसी बना सका, ना कोई फ़ैसला कर सका, ना निष्कारी कर सका। दूसरी तरफ आपने जो अब टैक्स कलेक्शन थी वो आप सिस्टम बेहतर नहीं कर सके। आप जिन लोगों से टैक्स वसूल करना था आप उनसे वसूल नहीं कर सके। जो माफियाज़ मुख्तलिफ सेक्टर्स में मौजूद हैं वो उन्होंने अमली तौर पर हुकूमत को जो है वो टैक्स देने से नाकाम किया है, जिसकी वजह से हम एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल देख रहे हैं। और इसके असरात जो है IMF जब बातचीत को अपनी कंप्लीट करेगा या सिफारिशात मुरतब करेगा तो उसके इम्पैक्ट जो है वो फिर हमारे ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर जो है उसके नज़र आएंगे। वो मज़ीद टैक्स लगाने की बात करेंगे, मज़ीद टैक्स कलेक्ट करने की बात करेंगे। तो हुकूमत ने किन से जो है वो टैक्स वसूल करना, उन्हीं मखसूस तबके के साथ जो ऑलरेडी इस सारे शिकंजे में फंसे हुए हैं उन्हीं से टैक्स वसूल कर रहा है। तो ये हमारे सिस्टम में बेशक इशारिये जो भी कह रहे हों, लेकिन जो हमारे सिस्टम की खामियां हैं वही हमारे असल मुश्किलात का जो है वो बाइस हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही हैं। और इकॉनमी हमारी जो है वो जिस तरह से उसको बढ़ना चाहिए, जिस तरह से उसको बैसाखियों के बगैर अपनी चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए, उस तरह की सूरत हाल हमें दिखाई नहीं देती। तो इसमें हुकूमत की विल जो है वो भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना है, अगर आपने आवाम को जो है इसका रिलीफ देना है तो आपने बजाय इसके कि अपने अखराजात आप बढ़ाएं, आप उसका रिलीफ आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। उसके आवाम तक रिलीफ मिलना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आप इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने में हुकूमत नाकाम रही है। सबसे पहले तो ये कि उसका वजह क्या है? वर्ल्ड बैंक को कुछ स्पेशल चीज़ लेकर आ रहे हैं। इज इट अ स्पेशल रॉकेट साइंस? क्या हमारी हुकूमत को नहीं पता कि क्या हमारी खामियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, कौन से ऑर्डर इंप्लीमेंट होने हैं, कौन से नहीं होने चाहिए? एक कितनी एम्बेरसमेंट है कि एक तो वो वर्ल्ड बैंक आके, IMF आके आपको डिक्टेट करे एक सॉवरेन कंट्री को। दिस शोज कि हमारी लैक ऑफ गवर्नेंस है, हमारे पास फिर बात करप्शन की करते हैं वो भी नहीं है। सेकंड, ये मुझे बताइए कि आपको पता है कि कहाँ कहाँ पिलफरेज हो रही है? क्या हमारे मुल्क में आपने एक दफ़ा भी ऑस्टेरिटी देखी है? आप बजाय इसके कि तनख्वाह MNA, MPA, सेनेटर, SCCP
डबल ट्रिपल तनख्वाहें कर रहे हैं। आपने कमीना भी बढ़ा लिया। 3,000 मैंने लास्ट में कहा 3,000 से 4,000 अरब रुपया फेड ये इनकम टैक्स और सेल टैक्स में चोरी हो जाता है। आईपीपी इसको 2,000 बिलियन दे रहे हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम स्टेट कॉर्पोरेशन प्राइवेटाइज नहीं कर सके, 1,000 अरब वो दे देते हैं। ये इसको 10-12 बिलियन डॉलर बनते हैं, ये बजाय 1 बिलियन डॉलर के लिए। कम से कम हमें अपने खुद अपनी गरीबान में झांक के देखना चाहिए। क्या हमने मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेसी के जो अखराजात कम किए हैं, जो 6 गाड़ियाँ के कपास और कुछ कर रही हैं, जो कर रहे हैं, ऑल डूएबल। टैक्स कलेक्शन में हमने क्या किया, क्या हमने कुछ कर लिया? जो लोग टैक्स दे रहे हैं सैलरी क्लास, उनसे आप और बढ़ाना चाहते हैं। यकीन करें, टॉप बिजनेस कम्युनिटी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, रुपीस की वो अर्निंग कर रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ 10 रखी हुई हैं। कैन समबडी आस्क देम कि ये पे आप टैक्स शो करते हैं, आप हजारों में, ये लाखों। तो वे हाउ इट इज हैपनिंग? इट इज द कन्वेंस ऑफ एवरी पीपल। वी मस्ट अंडरस्टैंड। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि हमें अब जो वक्त आ गया है, जनरल आसिफ मुनीर ने आपके सामने, चीफ आर्मी स्टाफ ने ग्रीन पार्क से के लिए कहाँ कहाँ फौज करेगी। फिर आप कहते हैं फौज इन्वॉल्व होती है, फौज ये कर देती है। डू योर गुड गवर्नेंस। ना तो फौज का ये काम है ब्रिगेडियर साहब, और ना ही किसी और इदारे का काम है कि आके वो डिक्टेट करे और बताए कि आपने करना क्या है। ये हुकूमत का काम है। आदिल साहब, एक तरफ हुकूमत फिर से कर्ज लेने जा रही है, नसीब आगा साहब, एक तरफ फिर हुकूमत कर्ज लेने जा रही है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब महंगाई की चक्की में पीसी जा रहे हैं। जैसे ही रमज़ान का आगाज़ हुआ है तो महंगाई का जिन फिर से बेकाबू हो गया है। देखिए, मेरे दोनों शुरका ने जो बात की है, ख़ास तौर पर ब्रिगेडियर साहब ने, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स कलेक्शन है वो उसका सबसे ज़्यादा जो वज़न है वो सैलरीड पर्सन पर आया। आप देख लें कि 25-30 लाख से ज़्यादा जो टैक्स पेयर्स थे, उनसे बड़ा नेटवर्क ना तो बन सका है, ना ही कोई नए टैक्स पेयर्स FBR बना सकी है। अब जब IMF का वफद आता है, अगर हम उससे ये उम्मीद लगा लें कि इससे महंगाई कम हो जाएगी, तो मेरे ख़्याल में ये दीवाने का ख्वाब है कि उनके आने का मकसद महंगाई कम नहीं है। कई लोग आज ये भी बातें कर रहे थे, देखिए वो तो अपने मफादात, अपना पैसा, अपने डॉलर्स का को लुक आफ्टर करने आते हैं, वो उनके अपने इश्यूज़ हैं जिनको वो देखते हैं आके। लेकिन हमारे यहाँ IMF का जितना भी कर्जा आ जाए, जो बेचारा गरीब आदमी इस वक्त पिस रहा है, आप देखिए निचले तबके का, मैं रमज़ान की बात कर रहा हूँ कि जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ है, भाई पंजाब गवर्नमेंट कहाँ है, KPK, मैं चारों सूबों की बात कर रहा हूँ, कहाँ है, फेडरल गवर्नमेंट कहाँ है, मतलब कोई है पूछने वाला? मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि जिसका जो दिल चाहे उस रेट पे वो चीज़ें बेचे, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल वाला नहीं है, कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं, कोई कमिश्नर नहीं है। सब फेक चीज़ें हैं जो सामने बनाई जाती हैं एक चार्ट पे बैठ के। चीफ मिनिस्टर को और बड़े आला हुकाम को ये लोग एक प्रेजेंटेशन दे देते हैं कि जी इतने लोग हैं हमारे पास, इतना हमने काम कर दिया, ये देखिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स काम कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा। लोग इस वक्त बुरी तरह महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, पिस रहे नहीं, पिस चुके हैं और बर्बाद हो गए हैं लोग। आप देखिए इस वक्त, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, कल मार्केट में मैंने देखा कि 400 रुपये दर्जन केला। आप अंदाज़ा करें, किसी ने पूछा, मैंने एक दिन एक बहुत आला ओहदेदार को कहा कि लाहौर में किसी एक जगह पर कोई एक चीज़ कंट्रोल रेट में आप बिकती हुई दिखा दें तो मैं कहूँगा हुकूमत कामयाब। बिल्कुल ऐसे कोई किसी ने कुछ नहीं किया और बस IMF आ गया चला गया, उनको प्रेजेंटेशन दे दी, भाई वो तो FBR से अपना हिसाब किताब मांगता था। IMF आता भी है, अगर मुज़ाकरात कामयाब भी होते हैं तो आदत से मिलेगा ना, तो कर्ज का जो बोझ है वो तो आवाम पे ही डलेगा और आवाम के खून पसीने से निकलेगा। आवाम जो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिसी हुई है और रमज़ान के साथ हमने देखा उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो गया है। इस सिलसिले में हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, बंद कमरों में इजलास से तो कुछ नहीं होना। जो अभी नए अदाद-ओ-शुमार जो आज जारी हुए हैं अफरात ज़र के हवाले से कि जो इन्फ्लेशन है गुज़श्ता साल के निस्बत से इस्तीफ़ा तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग पे चली गई, 1.5 पे है। जो ये महंगाई बढ़ने की शरह है, तो अदाद-ओ-शुमार जो कहते हैं वो मार्केट में या ग्राउंड के ऊपर वो सिचुएशन बिल्कुल उसके उल्ट है। हमें वो चीज़ें जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार में बहुत कम नज़र आती हैं, वो जो है बिल्कुल जो मार्केट्स में जब आप जाते हैं या एक आम आदमी
ख़रीदारी करने जाता है तो उसको कोई इम्पैक्ट उसको नज़र नहीं आता उस तरह से। उसकी वजह यह है कि हमारा सिस्टम खुद इस तरह के मामलात को जो है वो प्रमोट करता है या उनकी हौसला अफजाई करता है कि एक दफ़ा महंगाई बढ़ गई तो वो हमें ग्राउंड पे उस तरह से नज़र नहीं आती। उसको जो सिस्टम हमने बना रखा है उसमें वीकनेस इतनी ज़्यादा है, करप्शन इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से सारे मसले हैं। अब आप बंद कमरे में कल प्राइम मिनिस्टर ने इजलास किया कि जी महंगाई कम क्यों नहीं हो रही, लेकिन आप छापे मारते हैं दुकानों के ऊपर जहां से आम आदमी ने खरीदारी करनी है, लेकिन आप उस पूरी चेन को जो है वो नहीं उसके ऊपर नजर रखते कि जहां से चीज ने आना है। पूरा जो तरसील का सिस्टम है, बेसिकली महंगाई सिर्फ एक जगह से तो नहीं हो रही है। आप एक गैर जो मसनूई आप एक रेट दे देते हैं दुकानों के ऊपर, जबकि आप पीछे देखते नहीं है कि चीजें किस तरह से महंगी आ रही है और किस तरह से महंगी फरोख्त हो रही है। तो ये हमारे सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं और हमारा सिस्टम चूंकि कंप्रोमाइज्ड है, लोग जो है वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए आम आदमी तक हुकूमत ऊपर बैठ के जितने मर्जी फैसले कर ले, लेकिन आम आदमी तक जो है उसका रिलीफ उस तरह से जो है आम आदमी तक रिलीफ नहीं मिल रहा। ब्रिगेडियर साहब, रमजान में जो महंगाई का जिन बेकाबू है, आवाम परेशान है, इंतजामिया ऐसे में खामोश है या इंतजामिया लाचार है, बेबस है इंतजामिया? देखिए, रेट ऑफ गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेट मी टेल यू, दिस इज व्हाट आई से। मैं हमेशा कहता हूँ सिस्टम गवर्न चलाने के लिए 4 चीजें चाहिए होती है। गुड गवर्नेंस, मेरिट 100%, जीरो करप्शन, जीरो टॉलरेंस, रूथलेस अकाउंटेबिलिटी। हुकूमत 1 रुपया चीनी बढ़ी थी, 1 रुपया चीनी की कीमत बढ़ी थी, उनकी गवर्नमेंट 1 रुपया, यहाँ 20-25 रुपये बढ़ गई है। नॉट बॉदर्ड, इसलिए कि जिनको इन्होंने कंट्रोल करने हैं वो उनको सारी प्रिविलेजेस हैं। जो हुकूमत बनाते हैं गरीब लोग अपने आप अवाम, ताकि उनको फायदा हो, वो जीरो फायदा है। सामने अरबों दिए पंजाब हाथ देके 60-60 पेज के, व्हाट हैव दे गेन्ड? ये पैसा अवाम को रिलीफ देते हैं। आप अपनी ग्राउंड पे काम करें, लोगों की उस गेन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइकवाइज आप जितने भी चीजें देखते हैं, आप ये मुझे बताइए कि करप्शन की इंतहा हो चुकी है, क्या हमें फिक्र हुई है? हमें कोई इसका नहीं है फिक्र। ये चीजें कम करेंगे तो कीमत खत्म होगी, ये कंट्रोल होगी। आपको चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परचेज कंट्रोल कोई स्टैंडर्ड नहीं है। 400 रुपए जो केले की बात कर रहे हैं, आई मीन जुल्म की धार नहीं है। कहाँ गरीब रोडों में हिंदू जो है दुबई में और दुनिया में अपनी प्राइस कम कर देते हैं कि मुसलमानों के रोजे हैं, हम उनको सस्ती चीजें दें। हम खुद बढ़ाते हैं, सऊदी अरब में कीमतें कम हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें बढ़ जाती हैं। क्या कोई गवर्नमेंट है? दूसरे मज़ाहिब में हम देखते हैं कि जब कोई मजहबी त्यौहार आता है तो उसके एहतराम में प्राइसेस बड़ी कम हो जाती हैं, सेल्स लग जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हो जाता है। वागा साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि नए अदाद-ओ-शुमार जो जारी किए गए हैं वो अशारिये पेपर्स पे तो कुछ और हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी हमें कुछ और बता रही है। ये कितना तजाद है और ये कितनी बड़ी एक मुश्किल है? बस यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे कि कागज़ों में कुछ है, बुक्स में कुछ और है, लेकिन अमली तौर पर कुछ और है। वहाँ प्रेजेंटेशन कुछ और दी जा रही हैं IMF को, लेकिन हकीकत में कुछ और है। उनको ये बताया जा रहा है कि हम बहुत आला तरीके से टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, हमने तो अपनी आवाम का कचूमर निकाल दिया है। अभी आदिल साहब जैसे बता रहे थे कि 6000 अरब का जो टैक्स इकट्ठा होना था वो तो हुआ नहीं। इसके अलावा मैं वागा साहब, माजरत के साथ कचूमर हमने आवाम का निकाल लिया, और अब बताएं कि मजीद हम किस तरह से कचूमर निकाल सकते हैं। हाँ, अब वो नए तरीके सोच रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी का सांस बंद किया जा सकता है, उसको मजीद किस तरह फिक्स किया जा सकता है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। जिन लोगों के पास 10-10, 20-20 गाड़ियाँ हैं, अरबों खरबों रुपया है उनके पास, उनको ना तो FBR कोई पूछ रहा है, ना कोई हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि वो उनसे पूछे कि भैया आपके पास इतनी दौलत है, आप कितना टैक्स जमा करवा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम आम आवाम की तरफ देखें तो कभी किसी डिप्टी कमिश्नर, कभी किसी चीफ मिनिस्टर ने ये जवाब दिया है कि मैं एक मिसाल रमज़ान की दे रहा हूँ कि रमज़ान से एक दिन पहले जिस चीज़ की कीमत 100 रुपया थी, ठीक यकम रमज़ान को उसकी कीमत 300 रुपया कैसे हो जाती है? वो कौन सा जिन्न है जो उसके अंदर आ जाता है? वो कहाँ चली जाती? उसकी कमी कैसे हो सकती है? सब
बदनीयती हैं, बेईमानियाँ हैं, करना नहीं चाहते। असल बात है करप्शन की। वो सब लोग जो ऊपर बैठे हैं वो कहते हैं जी हमें तो मिल रहा है ना, डिप्टी कमिश्नर कहता है, मजिस्ट्रेट कहते हैं, प्राइस कंट्रोल वाले कहते हैं हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हमें तो चीज़ें आ जाती हैं कंट्रोल रेट पे, तो अवाम जाए भाड़ में। भाई ये IMF का आना जाना, ये सारा कुछ, इसका आम आवाम तक जब तक फ़ायदा नहीं होगा, मैं यकीन से आपको कह रहा हूं कि हुकूमत की कोई फेस सेविंग नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ब्रिगेडियर साहब इस पे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी ब्रिगेडियर साहब। मेन से पर ये बात करना चाहिए, 2700 अरब रुपए के FBR के केसेस कोर्ट में स्टे हुए हैं, 2700 अरब रुपया। क्या उसके ऊपर जस्टिस ने या FBR चेयरमैन ने आपस में मुलाकात की, कोई एक्सपेडाइट किया, कैंसिल किए? 2700 रुपये मिल जाएगा, कितना पैसा बनता है इमेजिन करें। कम से कम मेरे ख्याल में 7-8 अरब डॉलर बनते हैं ये। सोचे हमें किसी को फिक्र असल इशू ये है वो करना ही नहीं चाहते, उनका मूड ही नहीं है, उनकी विल ही नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, वो अपनी प्रायोरिटीज पे लगे हुए हैं, ना उनको आवाम से गर्ज है ना उनको इस तरह की। और जब तक हुकूमत अवाम को प्रायोरिटाइज नहीं करेगी और उनकी प्रायोरिटी अवाम नहीं होगी तो हल नहीं निकलेगा और अवाम इसी तरह से परेशान नजर आएगी। नाज़रीन ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम उस मुलाकात की बात करेंगे जो हुई नहीं, आखिर क्या वजह है, इसको जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज इस्लामाबाद में मुलाकात होना थी, लेकिन ये मुलाकात जो है वो मौखर हो गई है। आदिल साहब, मुलाकात मौखर होने की वजह बिलावल भुट्टो साहब की वाकई मसरूफियत है या वजह कुछ और है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की मसरूफियत की वजह से थी। प्राइम मिनिस्टर के आज कुछ मीटिंग्स थी जिसकी वजह से मसरूफ़ी, और जो कल पे चूँकि ये मामला चला गया, बिलावल ने भी आ जाना था, अब वो कल आएंगे। और कल प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ बिलावल भुट्टो से मुलाकात नहीं करनी, वो जो बाकी इत्तेहादी हैं उनके साथ भी जो है वो मुलाकात करने वाले हैं। तो एक मुशतरका जो अब तक के मामलात हैं उसके ऊपर डिस्कशन होनी है। बिलावल भुट्टो की मुलाकात का मकसद तो जो उनके रिजर्वेशंस हैं वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर करने। आपको पता है काफ़ी अरसे से बिलावल भुट्टो बैरूनी दौरे पर थे, मंजर से आउट थे, उस तरह से हमें उनकी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात मीडिया के ज़रिए तो नज़र आए, लेकिन अभी तक हुकूमत के साथ उनकी कोई बराह रास्त नशिस्त नहीं हुई थी। आसिफ जरदारी साहब ने भी लाहौर का विज़िट किया था, उन्होंने भी कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे। इनकी जो पीपल्स पार्टी और हुकूमत की जो कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास थे उसमें भी जो है डिस्कशन ज़रूर हुई है, लेकिन कोई खातिर खा नताइज जो है वो पीपल्स पार्टी जिस तरह की फरमाइशें कर रही है या जिस तरह की उसकी ख्वाहिशात है वो फ़िलहाल तो उसकी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पंजाब है कि उनको पंजाब में किसी तरीके से कोई एक्सेस मिल जाए। वो मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद भी बिलावल भुट्टो जो है कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत को पता है कि वो उनके इत्तेहादी हैं और उनको वो माने ना माने, नाराज़ हों, जब जो भी अपना जिस किस्म का भी रवैया शो ऑफ करने की कोशिश करें, लेकिन जो मौजूदा सेटअप है इसने इसी तरह चलना है जो इसके लिए जिस तरह से बिल्कुल ऐसी है। और आदिल साहब ये बात तो दोनों ने मान भी ली है ना। जरदारी साहब ने कहा था कि हुकूमत के साथ रहना हमारी है, और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि ये हम दोनों को पता है कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हुकूमत चलाने के लिए, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और हमारा साथ बहुत ज़रूरी है, यानी लाजिम व मलजूम है। ब्रिगेडियर साहब, पंजाब में जो शराकत दारी का मामला है और जो ख्वाहिशात पीपल्स पार्टी रखती है, आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो अपनी बात मनवा पाएंगे? एक तो बात ये कि अभी प्रेसिडेंट जरदारी गवर्नर हाउस गए थे, वहाँ बहुत ज़्यादा उनके जो जितने कारकुन थे, अहदेदारान थे, उन्होंने बहुत शिकायतें की। तो उसके बाद सेकंड ये कि अब बात ये कि इस वक्त बेस्ट पोजीशन में पीपल्स पार्टी अपनी बातें मनवाने के लिए, बिकॉज अगर पीपल्स पार्टी हटती है तो वो जाहिर है कि हुकूमत होती है, इसलिए उनको अगर टैक्टफुली कार्ड खेलें और प्रॉपर तरीके से प्राइम मिनिस्टर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जाके मिलें प्राइम मिनिस्टर, तो आई एम श्योर दे विल बी एबल टू गेट समथिंग, क्योंकि अगर नहीं देते तो 1 मिनट में हुकूमत गिरती है। इसलिए जरदारी साहब जुनो के वो बड़ी जो एक रिकन्सिलेशन के चैम्पियन भी हैं, तो वो बहुत तरीके से कहीं ना कहीं पंजाब में ज़रूर अपने लिए जगह स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। दे वांट के वहाँ से 5 कम से कम 10 MNAs ले लें और 20 MPs भी कंट्रोल कर सकें आइंदा के लिए। इसलिए वोट देंगे तो उनका अपना नुकसान होगा, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि बेस्ट बार्गेनिंग पोजीशन पार्टी, अब डिपेंड करता है ये अपने कार्ड्स कैसे।
जी सीरवागा साहब, आप किस तरह से सिचुएशन को रीड कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे है, अगर वो अपने कार्ड्स बेहतर खेले तो वो अपनी बात मनवा सकती है? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत बेहतर पोजीशन में है और मुस्लिम लीग नून की वो बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर गवर्नमेंट टूटती है तो दोनों जमातों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। बस अगर इसका थोड़ा सा हम निस्बतन कह लें तो वो नून लीग को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। असल इशू इस वक्त पंजाब ही बना हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने कदम जमाना चाहती है। आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो हाल ही में दौरा था लाहौर का, जिसमें गवर्नर हाउस में उनसे लोग भी मिले, उन्होंने शिकायतें भी बहुत ज़्यादा वहाँ बताई और सदर पाकिस्तान को लेने के लिए एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने नून लीग का कोई बड़ा रहनुमा वहाँ मौजूद नहीं था। बस उनके अपने गवर्नर पंजाब जो थे वही उन्होंने उनको लिया। अब ये सारी बातें जो हैं ये बिलावल भुट्टो के ज़हन में हैं और उन्होंने ज़ाहिर आसिफ अली ज़रदारी से पूरा मशवरा करने के बाद, बातचीत करने के बाद उन्होंने ये जो मुलाकात रखी है वज़ीर आज़म की। ठीक है वाक़ई साहब, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी में नाज़रीन हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गज़ा जंगबंदी के पहले मरहले का इख्तिताम हफ्ते को हुआ था, जिसके बाद इसराइल ने जंगबंदी में आर्जी तोसी का यकतरफा ऐलान इस शर्त पर किया कि हमास जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू किए बगैर मज़ीद यरगमाली रिहा करे। हमास ने इनकार किया इस पर और ऐसे में इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ गज़ा में खाने पीने समेत हर किस्म के सामान का दाखिला रोक दिया है। ब्रिगेडियर साहब, ये इकदाम जो इसराइल की जानिब से किया गया है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? रमज़ान का महीना है और खुराक को और इमदाद को रोक दिया इसराइल ने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे आलमी इस्लाम के लिए बहुत वक्त है। इसमें जो इफेक्ट होता है वहाँ पर उसको फॉलो होना चाहिए और दुनिया की दोगली पॉलिसी पता चलती है। अमेरिकन को बड़ी फिक्र है यूक्रेन की जंगबंदी की, लड़ाई झगड़े भी वहाँ पर हो रहे हैं, बट नोबडी रमज़ान के महीने में ये तो एक इंसानियत की बात है। आई मीन यूनाइटेड नेशंस की बात है, यूरोपियन यूनियन की बात है, इतने बड़े ह्यूमन राइट के चैंपियन बनते हैं और इनके सामने लोगों को खाने पीने की शानी दी जा रही है, लोगों को पानी बंद किया जा रहा है। रमज़ान के महीने में आप उनसे जो जुल्म बर्बरीत करें, इसकी लिमिट होती है। आई थिंक इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन को, ओएससी कंट्रीज को यूएन में इमीडिएटली इजलास बुलाना चाहिए। वहां बात करें, बताएंगे कि किया जा रहा है। पहले उनके ग्राउंड पूरा अनलिवेबल जगह बना दी है, अब जो उनको थोड़ी सप्लाई शुरू हुई थी वो भी बंद कर दी। और ये कौन सा आपने बात की थी कि आप इनके कैदी छोड़ेंगे, वो आपके कैदी छोड़ेंगे। अगर हम आज इनके कैदी छोड़ देते हैं, ये जंगबंदी नहीं करेंगे, ये इससे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ये सिर्फ इसलिए फंसे हुए हैं, इनके हदाफ नंबर हमास खत्म नहीं कर चाहते, नहीं कर सके, कैदी छुड़ाना चाहते नहीं छुड़ा सकते, अनलिबल ये इन गजा के लोगों को पुश करते जॉर्डन में और इजिप्ट में नहीं कर सके। इसलिए ये आ रहे हैं कि इसको खाली करें। आपके सामने ट्रम्प ने क्लियर कह दिया कि ये लोग चले जाएं और जॉर्डन इजिप्ट में, और वहां जाकर हम ये नई तमीरें नौ करेंगे और उसके बाद मुझे यकीन है। आई थिंक इस वक्त सब मुसलमानों के लिए खड़े होने की बात है। बात करें नॉट वायलेंस, बट यूनाइटेड नेशन के पास जाएं, वहां बात करें और इसका इमीडिएटली हल निकालें। आदिल साहब, इससे पहले भी हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशन नाम की अब यूनाइटेड नेशंस रह गई है। आपको लगता है कि अभी भी जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो इसराइली सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं, या अगर यूनाइटेड नेशन से भी कांटेक्ट किया जाता है तो कोई फ़ायदा रहेगा उसका? मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का कोई रिलीफ वहाँ से मिल सकेगा। इसराइल बतौर हथियार, भूख को बहुत बतौर हथियार जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। उसे पता है कि रमज़ान मुबारक का महीना है। वो चाहता तो ये है कि रमज़ान का महीना गुजर जाए, ईद गुजर जाए और उसके बाद फिर उनका जो अपना मजहबी त्यौहार जो है 12 अप्रैल से शुरू होगा, जो 20 अप्रैल तक जाएगा, वो चाहता है कि वहाँ तक जंगबंदी रहे और इस दौरान जो है हमास जो है वो कैदियों की रिहाई कर दे, सेकंड जो है मरले की तरफ ना जाना पड़े। और वो एक जवाज़ पेश बनाने की कोशिश कर रहा है। जो अमरीकी सदर ने जो एक खाका गज़ा का पेश किया है, बेसिकली वो है असल वजह जिसकी वजह से इसराइल के हौसले दोबारा बढ़ना शुरू हुए हैं और वो दोबारा बदमाशी और हटदर्मी दिखा रहा है। इसके बावजूद कि एक तरफ उसने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं और
इसराइलियों को जिस तरह की बर्बरियत का सामना करना, फ़लस्तीनियों को जिस किस्म की बर्बरियत का सामना करना पड़ा है, तो इस तरह की सूरत हाल में यकीनी तौर पर अरब रियासतें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अगर सऊदी अरब जो है वो यूक्रेन जंग के अंदर अपना रोल अदा कर सकता है, अफ्रीकन को अपने पास बिठा कर जो है इस मसले का हल निकाल सकता है, तो उसको गज़ा के मामले पे भी जो है इसी तरह का एक रोल प्ले करना चाहिए। और इसके ऊपर तमाम अरब कंट्रीज़ को जो है वो इस इशू को टेकअप करना चाहिए। और जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आप अपने मसल्स शो नहीं करेंगे, तो ये इसी तरह का प्रेशर जो है उस तरफ से हमें दिखाई देगा। और ये सारा कुछ आपको पता है कि अमेरिका की अब जो है वो सरपरस्ती की वजह से हो रहा है। बिल्कुल ऐसे अमेरिका की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। 10 लाख से ज़ायद बच्चे खुराक के मुंतज़िर हैं और इसराइल की जो हट धर्मी है और जो इसकी रविश है वो उससे बाज नहीं आ रहा। आपको लगता है कि अरब ममालिक अब जागेंगे या अभी भी वो एक ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं, वो नहीं जागेंगे? देखिए, अरब ममालिक जो हैं उनको खुशनुदी चाहिए अमेरिका की। असल प्रॉब्लम ही यहाँ से शुरू होता है। किसी भी सूरत में ना तो वो दिलो जान से गज़ा के साथ हैं। अगर अरब ममालिक और मुस्लिम दुनिया गज़ा के साथ होती, फ़लस्तीनियों के साथ होती, तो शायद यहाँ तक बात ना पहुँचती। एक तरफ तो सारी दुनिया देख रही है कि पूरे का पूरा गज़ा उन्होंने तबाह कर दिया है, फ़लस्तीन को मिलिया मेट कर दिया है, दीवारें, उनकी सड़कें, उनका हर चीज़, यानी रिहायशी इलाके भी इस तरह मिलिया मेट हो गए हैं। अभी हमने जो आजकल वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ किस तरह लोग इफ्तारी कल लोगों ने की है, मेरा ख्याल है अरब दुनिया को और तमाम मुसलमानों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए अगर ज़रा भी हम लोगों में गैरत हो तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो अमेरिका ने कह दिया, अब उन्होंने जो नया नक्शा एकदम खींचा है, इसराइल जो है वो और ज़्यादा शेर हो रहा है और वो ये समझ रहा है कि मैं किसी सूरत भी इनको नहीं छोड़ूंगा और जो मैं चाहूँगा वही होगा, क्योंकि अमेरिका ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो वो कहाँ हैं इंसानी हकूक़ की अलमबरदार बड़ी बड़ी तंजीमें जो दुनिया में कहती हैं कि हम तो एक बतख के बच्चे की भी इतनी हिफाजत करते हैं, हम तो जानवरों की हिफाजत करते हैं, तो ये तो इंसानों के बच्चे हैं, ये मुसलमानों के बच्चे हैं, सिर्फ इसलिए उनको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती क्या हो सकती है कि ना तो हम वो लोग हैं मुसलमान, ना हम उनको ऑन कर रहे हैं, ना उनके साथ खड़े हो रहे हैं। क्यों कि खुशनुदी सारी दुनिया अमेरिका की हासिल कर रही है। अगर यही हाल रहा तो मेरा ख्याल है कि ये रमज़ानुल मुबारक जो है ये फ़लस्तीन के लिए और बड़ा कड़ा वक्त साबित होगा। हमें सब लोगों को दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आदिल साहब, दुनिया में मुसलमानों के साथ जो है फ़लस्तीन में हम देख रहे हैं और बाकी मुस्लिम उम्मा खामोश तमाशाई बनी हुई है, इसने एक्चुअल मैसेज क्या दिया है बाकी दुनिया को कि आप कभी भी कहीं भी मुसलमानों पे अटैक कर सकते हैं? देखें, अब यूक्रेन के मसले के ऊपर यूरोप ने अमेरिका को आंखें दिखाई है ना, उन्होंने फ़ौरन एक अपना इजलास बुलाया और यूक्रेन के साथ जो है वो उसके साथ शाना बिशाना होकर खड़े हो गए हैं, उसकी इमदाद करने की बात कर रहे हैं, फौजी मदद भेजने की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम दुनिया बजाय इसके कि वो इस मसले को इसी तरीके से टेकअप करती, हमने खामोशी इख्तियार किए रखी। हम कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से अमेरिका जो है वो इस बात को एग्री कर जाए, मान जाए और ये जो है वो जुल्म और बर्बियत जो है वो रुक जाए। वो नहीं होगी जब तक आप अपनी मसल्स नहीं दिखाएंगे, जब तक आप सुपर पावर ये नहीं बताएंगे कि एक मुस्लिम दुनिया जो है वो एक ताकत है और वो ताकत जो है वो किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। उस वक्त तक आपकी कोई आपको ऑन करने के लिए तैयार नहीं होगा। यहाँ पे मसला यह है कि यहाँ पर तकसीम है, हमारी तंजीमें तो बनी हुई हैं, अरब लीग बनी हुई है, जो इस्लामी ममालिक की तंजीमें तो बनी हुई हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है कि वो मौसर प्लेटफॉर्म साबित नहीं हो रही हैं। और वो आप देख लें कि गाए बगाए हम देखते रहे, कभी इराक के ऊपर जंग मुसल्लत होती है, कभी किसी और मुस्लिम मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत हो जाती है। और वो कौन कर रहे हैं? अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने हमेशा जो है ये सारा कुछ किया। और हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जो है वो इसमें किसी न किसी तरीके से इसका हिस्सा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे अभी भी वक्त है कि मुस्लिम उम्मा दुनिया जो है अपनी पावर और दुनिया को बताए कि हम मुत्तहिद हैं और अगर मुसलमानों को कहीं
पे भी तकलीफ पहुंचाई जाएगी तो हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अभी तक ऐसा नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।